दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त विकास कुमार आ चुका है आपके लिए करंट अफेयर्स का शो लेकर, जो कि रहने वाला है धमाकेदार। और मैं करता हूं आपका हार्दिक स्वागत श्री जी क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेज चल रही है दोस्तों। और डेली करंट अफेयर्स का शो मैं लेकर आता हूं आपके लिए, जो कि आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, आरएएस, जो भी आरपीएससी और अदर जो भी स्टेट एग्ज़ाम है या बैंक एग्ज़ाम हुआ, जिनमें करंट आती है, स्टैटिक जीके का पार्ट आता है, उनमें ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाला सेशन है। तो दोस्तों, आप जुड़ जाए मेरे साथ और उम्मीद करता हूँ आप अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए, उनको इन्विटेशन भेज दीजिए इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, और जो भी आपके पास ग्रुप्स, टेलीग्राम जो भी है, सब में आप शेयर कर दीजिए। और हम पढ़ने वाले हैं आज का सेशन, और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे एक मोटिवेशन लाइन के साथ। और देखते हैं आज की मोटिवेशन लाइनें दोस्तों। तो मोटिवेशन लाइनें आज की, और हम बात करते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन की, जो है कि आपको बनाएगी ये ऊर्जावान और प्रेरित करेगी आपको आगे बढ़ने के लिए, कि ज़िंदगी में कैसे संघर्ष करके, मेहनत करके कामयाबी हासिल करनी है और कैसे माँ बाप का सपना आपको पूरा करना है। हम बात करते हैं, तो आज की मोटिवेशनल लाइन है, समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। इसका मतलब इतना सा है दोस्तों कि आप यदि पिछले एग्ज़ाम दे चुके हो, आपके जीवन में आपके एग्ज़ाम, आपने 2 एग्ज़ाम, 3 एग्ज़ाम या एक एग्ज़ाम आपने दे चुके हो, तो आपने उससे अनुभव किया होगा कि आपने जो भी एग्ज़ाम दिया है उसमें आपने अनुभव प्राप्त किया होगा कि जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें आपकी सक्सेस नहीं हो, इसी वजह से आज आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ठीक है। तो आपको सक्सेस नहीं मिली हो, आपने बहुत अच्छी मेहनत की, संघर्ष किया, मेहनत किया, लेकिन आप किसी न किसी कमजोरी के कारण एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाए हो, हासिल नहीं कर पाए हो, आपका जो मेहनत है उसके आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं हुआ है, लेकिन आपको उसका अनुभव मिला होगा दोस्तों, कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिला होगा। कोई 1 नंबर से रहता है तो कोई पॉइंट से रहता है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद, अपनी संघर्ष की कहानी लिखने के बाद भी अपन सफलता प्राप्त नहीं होती है। तो आपको उससे अनुभव प्राप्त करना है, उस अनुभव को आने वाले जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें साझा कर लेना है, उसमें आपका दिमाग स्थिर रहना चाहिए, और आपका जो संघर्ष और मेहनत और आपका अनुभव है, जो आपका जुनून है, और जो भी आपने पिछले एग्ज़ामों की गलतियों से सीखा है, उसको यहाँ पर अप्लाई करना है कि मुझे ये गलती नहीं करनी, मुझसे ये पिछले एग्ज़ाम में गलती हुई है, इस कारण मैं पिछले एग्ज़ाम में किसी न किसी वजह से 1 नंबर या पॉइंट से रह गया हूँ। तो आपको समटाइम्स यू विन, या तो आप अपनी मेहनत से जीत जाते हो, अगर आप मेहनत से नहीं जीत पाते हो तो आप अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ अनुभव प्राप्त कर लेते हो। तो समटाइम्स यू लर्न, मतलब आप कुछ ना कुछ उससे अनुभव प्राप्त कर लेते हो और कुछ ना कुछ सीख लेते हो, ठीक है। हम चलते हैं आज का सेशन हम करते हैं स्टार्ट, और चलते हैं पहले क्वेश्चन की, जो आने वाले एग्जाम में सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन है। इसके पहले मैं आपको बता दूं, मेरा इंट्रोडक्शन करंट अफेयर्स बाय विकास सर, जो कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आगे चलते हैं और करते हैं हम पहले क्वेश्चन की बात। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, तो पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा विकाराबाद के, कहाँ पर दोस्तों, विकाराबाद के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर आकाश से चिकित्सा, कहाँ से दोस्तों, आकाश से चिकित्सा उपलब्ध कराई जाएगी के तहत, पहल के तहत ड्रोन के माध्यम से दवाओं के वितरण का किया जाएगा। तो अभी हाल में विकाराबाद के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों पर आकाश से चिकित्सा जो उपलब्ध कराई जाएगी, वो एक ड्रोन के माध्यम से उनको क्या पहुंचाया जाएगा, दवाइयाँ पहुंचाई जाएगी, कहाँ पर, हॉस्पिटल्स में। और ये किस राज्य के तहत, किस राज्य ने ये पहल स्टार्ट की है, तो ये पहल स्टार्ट की है दोस्तों तेलंगाना राज्य ने। किसने स्टार्ट की है, तो ये पहल की है दोस्तों तेलंगाना राज्य ने। और तेलंगाना राज्य की हम बात करते हैं, तो तेलंगाना राज्य आपको अच्छा खासा पता होगा कि तेलंगाना राज्य की मैं आपसे पूछूं, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब देना है कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो मैं आपके साथ इसको बताता हूं कि तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी, आपको इसका देना है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जाओ। और बात करते हैं यहाँ के सीएम की, तो यहाँ के सीएम है दोस्तों चंद्रशेखर राव, यहाँ के सीएम है। और राज्यपाल की इसी में बात करते हैं, तो यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो यहाँ की राज्यपाल है एक लेडी, जिनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन।
तमिलसाई सुंदर रंजन यहाँ के राज्यपाल है। और दोस्तों इस तेलंगाना की आपने जवाब दे दिया होगा। और बात करते हैं तो तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 से। और इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो तेलंगाना की राजधानी है दोस्तों कहाँ पर? हैदराबाद में इसकी राजधानी है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2 जून 2014 को इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है और राज्यपाल है तमिलसाई सुंदररंजन। ठीक है, ये जो बात की अपन ने बात की है विकाराबाद के कुछ स्वास्थ्य केंद्रों में आकाश से चिकित्सा पहल की शुरुआत की गई है, जिसमें ड्रोन से दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा ट्यूशन। तेलंगाना के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको मानचित्र के माध्यम से। इससे पहले आप कर दीजिए सेशन को धमाकेदार शेयर और सभी साथियों को आप कर लीजिए इन्विटेशन भेजकर उनको जोड़ लीजिए। जहाँ पर भी आपकी दोस्ती है, जो भी स्टूडेंट्स आपके साथ जुड़ते हैं, आपके फ्रेंड है, जो भी अभी तक नहीं जगे उनको जगाड़ दीजिए और भेज दिए इनविटेशन आप भेज दीजिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं तेलंगाना की। तो तेलंगाना राज्य की हमने बात कर ली कि जो 2 जून 2014 को बना था। इंडिया के मैप की हम बात करते हैं तो इंडिया का मैप मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। उम्मीद ये भी करता हूँ मैं आपके सामने कि आप इंडिया का और वर्ल्ड मैप आप साथ लेकर बैठो। अगर आपने नहीं खरीद रखा हो फिर भी आप कहीं ना कहीं से स्टेशनरी में जाकर कहीं भी उपलब्ध हो जाए तो आप लेकर आए, अपनी नोटबुक में आप नोट करते रहे कि कौन सा राज्य किस जगह है और किस राज्य की क्या स्थिति है, किस राज्य के सीएम और गवर्नर कौन कौन से हैं। ये तो आपको नोट कर लेना है, एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो तेलंगाना जो इंडिया का मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ये इंडिया के मैप में हम बात करेंगे। ये तो दक्षिण भारत का हिस्सा दिखाई दे रहा होगा आपको। दक्षिण भारत के हिस्से में यहाँ पर है दोस्तों तेलंगाना। क्या है यहाँ पर? तेलंगाना, जो कि आपको अच्छा खासा नज़र आ रहा होगा, ये तेलंगाना है। ठीक है, और तेलंगाना की हम बात करते हैं तो ये रहा दोस्तों तेलंगाना का मैप, जो सिंगल मैप में आपके सामने दिखाने के लिए लाया हूँ, जिसकी स्थिति आपको ऐसे दिखाई दे रही होगी। ये स्थिति तेलंगाना की आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बॉर्डर की हम बात करते हैं तो इसका बॉर्डर किस किस से लगा हुआ है? तो इधर लगा हुआ है दोस्तों महाराष्ट्र से, जो कि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र से इसका बॉर्डर लगा हुआ है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र से तेलंगाना का बॉर्डर लगा हुआ है। आगे हम बात करते हैं। और मैंने सीएम गवर्नर की बात कर ली, फिर भी मैं आपको इनका इमेज दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों ये रहे चंद्रशेखर राव, ये है दोस्तों चंद्रशेखर राव जो वहाँ के क्या है सीएम है। और ये मैडम है तमिलसाई जो कि वहाँ की गवर्नर है, राज्यपाल है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह दिखाई दिया होगा। और बात करते हैं हम आगे, और ये बात करेंगे तो तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को हुआ। इसकी राजधानी हैदराबाद है, ये मैंने बता दिया। और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है दोस्तों, इसको भी नोट कर लेना। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। और गवर्नर तमिलसाई सुंदररंजन मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि आपके किसी न किसी या तो प्री एग्जाम होगा या मेंस एग्जाम होगा, उसमें हमेशा आपसे पूछ लिया जाएगा। आने वाली 2021-22 की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे ये पूछा जा सकता है, तो बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा। और हम करते हैं दूसरे नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट। हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर, कौन भारतीय क्या है दोस्तों? ये कोरियोग्राफर हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड, कौन सा दोस्तों? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड कौन सा? 2020 का ये मिला है। तो ठीक है, ये किसको दिया गया है? तो किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2022 का दिया गया है? सुरेश मुकुंद, अहमद खान, गीता कपूर या सरोज खान? तो दोस्तों ये मिला है सुरेश मुकुंद को। किसको मिला है? सुरेश मुकुंद को। किसको मिला है दोस्तों? सुरेश मुकुंद को, जो कि भारतीय मूल के हैं। और ये दिया जाता है दोस्तों, इनको किसके लिए दिया गया है? एक टीवी रियलिटी शो है, टीवी रियलिटी
शो है। कहाँ का है दोस्तों? अमेरिकन का, अमेरिका का एक टीवी रियलिटी शो है, उसके लिए ये इनको दिया गया है वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। और ये जो सुरेश मुकुंद है, एक कोरियोग्राफ होने के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है। क्या है दोस्तों? कोरियोग्राफ होने के साथ साथ एक डायरेक्टर भी है। और हम बात करते हैं तो ये जो दिया गया था ये 10th एनुअल अवार्ड था। और हम बात करेंगे इसमें तो ये दिया जाता, ये वर्ल्ड ऑफ डांस अमेरिकी टीवी शो के लिए दिया जाता है। मैं बताना चाहूँगा ये 10th एनुअल अवार्ड था। कौन सा? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड। इसको डांस का ऑस्कर भी कहा जाता है, इसको डांस का ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है। किसको? वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को डांस का ऑस्कर अवार्ड किसे कहा जाता है? तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को कहा जाता है। और ये 2020 का किसको मिला है? सुरेश मुकुंद को। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों आपको कि मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि भारत में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, तो अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का किसे दिया गया है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसका? 2021 का किसे दिया गया है? और 2020 का भी बताना है कि 2020 का इनसे पहले किसको दिया गया था। जल्दी से आप इसे बता दीजिए। और अभी हाल ही में इसके अलावा कौन कौन से अवार्ड दिए गए थे? तो आपको पता है विश्व खाद्य पुरस्कार ये किसको मिला था दोस्तों? तो ये मिला था दोस्तों किसको? शकुंतला मैम को, जो कि मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बता दिया है। शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेड थी, इनको ये अवार्ड दिया गया था विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 का FAO के द्वारा। और ये 2020 को किसको मिला था? मिट्टी के लाल रतन लाल को। कौन सा अवार्ड? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 का किसको मिला था? तो ये मिला था दोस्तों रतन लाल जी को, मिट्टी के लाल रतन लाल जी को ये मिला था। और दोस्तों ये पुरस्कार दिया जाता था, ये पुरस्कार हरित क्रांति के जनक को, जिनका नाम क्या है उनका भी कमेंट आपको छाप देना है। इसकी बात करते हैं दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 का। तो ये दिया गया है साउथ के जो सुपर एक्टर है, जिनका नाम है दोस्तों क्या? रजनीकांत। क्या नाम है जिनका? रजनीकांत। और 2020 इसका पहले इनको किनको दिया था? तो अमिताभ बच्चन को। किनको? अमिताभ बच्चन को ये पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 रजनीकांत। और 2020 मतलब इससे पहले का किसे दिया गया था? अमिताभ बच्चन को। विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह तिलस्टेड को। 2020 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर रतन लाल मिट्टी के लाल, जो एक वृद्धा वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये मैंने आपको सारी जानकारी इसके अंदर बता दी। और ये वर्ल्ड कोरियोग्राफ अवार्ड किसे दिया गया है? सुरेश मुकुंद को, जो कि एक क्या थे? डायरेक्टर और कोरियोग्राफ थे। एक टीवी रियलिटी शो है अमेरिका का, इसके लिए इनको ये दिया गया है। और हम बात करते हैं अभी हाल ही में ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है दोस्तों। तो ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किसको दिया गया है? यहाँ पे छाप दो, ग्रीन ऑस्कर अवार्ड जो कि भारतीय को मिला है। और ये किनको मिला है आप बताइए दोस्तों? नुक्लू फोम को ग्रीन ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया है। किनको? ग्रीन ऑस्कर अवार्ड किनको? नुक्लू फोम को। ये कौन सा अवार्ड? व्हीटली अवार्ड। क्या नाम है दोस्तों? व्हीटली अवार्ड। इतनी सारी जानकारी मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अगर किसी विद्यार्थी ने नोट नहीं कर रखी है तो दोस्तों 100% आप नोट कर लीजिए। आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में किसी ना किसी चीज़ की इनमें से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है, जो कि आने वाले कंपटीशन में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा। एक ना एक क्वेश्चन है जो छपेगा। ठीक है, एक ना एक क्वेश्चन इसमें से छपने वाला है। मैंने आपको बता दिया सुरेश मुकुंद जी के बारे में। और ये कहाँ के हैं? नुक्लूफोम, ये नागालैंड के। ये आपको मैंने बता दिया। और आगे चलते हैं, बात करता हूँ मैं आपको सुरेश मुकुंद जी की तस्वीर बता देता हूँ। तो ये है दोस्तों सुरेश मुकुंद जी, जो एक कोरियोग्राफ और डायरेक्टर है, जिनको अभी हाल में वर्ल्ड कोरियोग्राफी का अवार्ड मिला है। ठीक है, आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यदि दोस्तों अभी तक आपने सेशन को शेयर नहीं किया तो जल्दी से आप शेयर कर दो, कमेंट कर दो। और मैंने जो भी आंसर आपसे पूछता हूँ उसका कमेंट बॉक्स में आप देते जाओ, यदि आपको याद है तो। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
अगला क्वेश्चन है 21 मई 2021 को किस देश ने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार, कौन सा दोस्तों, तो स्वाधीनता पुरस्कार, ये कहाँ का पुरस्कार है दोस्तों, तो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, नागरिक ये पुरस्कार है। और ये कहाँ है दोस्तों, तो ये नागरिक पुरस्कार 2021 प्रदान किए हैं। तो किस देश ने किया है, तो ये किए है दोस्तों बांग्लादेश ने। किसने, बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने स्वाधीनता पुरस्कार जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है बांग्लादेश का, ये प्रदान किया है। और इसने कितने आदमियों को प्रदान किया है, तो ये किया है दोस्तों 90 व्यक्तियों को। कितने व्यक्तियों को, 90 व्यक्तियों को। और इसमें एक संगठन शामिल है, और ये संगठन कौन सा है, बांग्लादेश कृषि संगठन, ये बांग्लादेश कृषि संगठन इसमें शामिल है। और ये पुरस्कार अभी हाल में बांग्लादेश के द्वारा दिया गया है। बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, कब हुई थी, 1971 में। और ये किससे आज़ाद हुआ था, तो ये नल्ला पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था। इसके पीछे कारण तो बहुत सारे थे, लेकिन एक कारण मैं बता दूं कि जो बांग्लादेश था ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। लेकिन जो पाकिस्तान है वर्तमान में, ये आपको दिखाई देता होगा राजस्थान पंजाब की सीमा पर, जो कि पश्चिमी पाकिस्तान था। और जब भारत से पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो एक हिस्सा इधर था और एक हिस्सा इधर था, जो एक ही पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वर्तमान में, और पश्चिमी पाकिस्तान जो कि पाकिस्तान नल्ला है। इसके बारे में मैं बता दूं कि जब भी जो पाकिस्तान का बजट लागू होता था दोस्तों, तो पाकिस्तान का जब भी बजट लागू होता था तो ये जो बांग्लादेश का हिस्सा है अभी वर्तमान में, इसमें रहती थी लगभग 70% जनसंख्या। और जो पाकिस्तान का हिस्सा है इसमें रहती थी 30% जनसंख्या। लेकिन जो पाकिस्तान के दमदार नेता थे उस टाइम में, तो वो क्या करते थे, जब भी बजट पास करते थे तो वो बजट पास करने के कारण जहाँ पर तो 70% जनसंख्या है वहाँ तो बजट का 30% हिस्सा देते थे, और जहाँ पर 30% जनसंख्या है वहाँ बजट को ले जाते थे 70% हिस्सा। इसी के चलते विरोधाभास हो गया। और बांग्लादेश के जो नेता थे शेख मुजिबुर रहमान, क्या नाम है, शेख मुजिबुर रहमान, जो कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, इनके नेतृत्व में बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया। जिसमें भारत की जो आयरन लेडी है इंदिरा गांधी जी, उनका भी इसमें योगदान था। और हम बात करते हैं जो ये पुरस्कार दिया गया था, ये पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार स्टार्ट हुआ था दोस्तों 1977 में। कब स्टार्ट हुआ है, 1977 में ये पुरस्कार स्टार्ट हुआ था। और बात करते हैं जो इंदिरा गांधी जी थे, उन इंदिरा गांधी जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है 2011 में। कब, 2011 में इंदिरा गांधी जी को भी ये पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार स्वाधीनता पुरस्कार जो बांग्लादेश का है, ये इंदिरा गांधी जी को 2011 में दिया गया था। और इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1977 में। और बात करते हैं दोस्तों जो इंदिरा गांधी जी को यह अवार्ड दिया गया है, क्यों दिया गया, तो बांग्लादेश को आज़ाद कराने में इनका बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न रोल था। और इसको आज़ाद किसने कराया था, शेख मुजिबुर रहमान, जो कि वहाँ के राष्ट्रपिता कहलाते हैं। और जो अभी हाल में बांग्लादेश की PM है शेख हसीना, जो इनकी बेटी है, किनकी, शेख मुजिबुर रहमान की ये बेटी है, जो बांग्लादेश की वर्तमान में PM है। ठीक है, और आगे हम चलते हैं, इसी में बात करते हैं। तो अभी हाल में गांधी शांति पुरस्कार जो कि भारत का है, गांधी शांति पुरस्कार ये किसको दिया गया है, ये दिया गया है शेख मुजिबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा, गांधी शांति पुरस्कार 2021 का शेख मुजिबुर रहमान को यह पुरस्कार दिया गया है। इसके अलावा इसमें तथ्यात्मक एक जानकारी मैं बताना चाहूँगा आपको कि जो एक युद्धाभ्यास होता है सेनाओं के बीच में, जिसका नाम है संप्रीति युद्धाभ्यास। कौन सा, संप्रीति युद्ध अभ्यास। और ये संप्रीति युद्ध अभ्यास किस के बीच में हुआ, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है। तो मैंने आपको बताया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो स्वाधीनता पुरस्कार है ये बांग्लादेश का है, 1977 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी दोस्तों। इसके अलावा हमने बात की तो यहाँ की जो
पीएम है अभी वर्तमान में कौन है, शेख हसीना है, जिनके पिता है शेख मुजीबर रहमान, जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ाद कराया था, जिनको गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है 2021 का। 2011 को जो ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये 2011 को भारत की इंदिरा गांधी जी को मिला हुआ है। और हमने बात कर ली है इसमें कि जो संप्रति युद्धाभ्यास है ये किस किस के बीच होता है, भारत और बांग्लादेश को। और बांग्लादेश आज़ाद हुआ था कब, 1971 को, ठीक है, जो कि एक पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था। आगे हम चलते हैं, बात करते हैं। इसी क्वेश्चन में मैं बताना चाहूँगा आपको बांग्लादेश का चित्र, और ये है दोस्तों वर्ल्ड का मैप। ये है दोस्तों वर्ल्ड का मैप, और इस वर्ल्ड के मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये है दोस्तों इंडिया, एक सेकेंड, ये है दोस्तों इंडिया है, और ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों ये है दोस्तों बांग्लादेश। ये क्या है, बांग्लादेश है, इसकी स्थिति क्या है, ये रहा बांग्लादेश, जो कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। और बात करते हैं यहाँ पर, तो ये रहा नल्ला पाकिस्तान, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नल्ला पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के बाबर आजम को, किनको, बाबर आजम को भूलना मत दोस्तों। अप्रैल का आईसीसी जो मंथली क्रिकेट अवार्ड है ये मिला है, जो कि प्रथम विदेशी खिलाड़ी है, ठीक है। ये आपको तथ्यात्मक जानकारी है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। ये बांग्लादेश का आपको अच्छी तरह से मैप देख लिया। हम चलते हैं आगे और बात करते हैं इसी में, और ये बात करेंगे हम इसकी। तो ये बांग्लादेश का मैप है, और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है दोस्तों, ढाका, और ठीक है, ये आपको तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको प्राप्त हो गई है। यह है दोस्तों शेख मुजीबर रहमान, और ये है शेख हसीना। शेख मुजीबर रहमान ये है दोस्तों जो इनको राष्ट्रपिता कहा जाता है बांग्लादेश का, और ये है दोस्तों शेख हसीना जुल्फों वाले। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है नंबर 4। भारत में EY कौन सा, भारत में EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में किस स्थान पर रहा है, ठीक है। तो भारत EY के अक्षय ऊर्जा और ये देश आकर्षण सूचकांक है, देश आकर्षण सूचकांक है, इसमें भारत का स्थान कितना रहा है दोस्तों। तो भारत का स्थान रहा है तीसरे नंबर का। कितना रहा है दोस्तों, इसमें रहा है भारत का तीसरे नंबर का। ये एक तथ्यात्मक जानकारी जो आपको याद रखनी है। डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारत EY के अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, तो तीसरा था। अगर इसका तीसरे नंबर का था तो पहले में कौन था, विश्व का चौधरी US अमेरिका, और दूसरा बात करते हैं चमगादड़ खाने वाला देश जिसकी हम बात करते हैं चाइना, और तीसरा है हमारा इंडिया, ठीक है। और 10वें नंबर पे रहा है इसमें दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये 10वें नंबर पे रहा है। पहले में US, दूसरे में चाइना, तीसरे में इंडिया। ये एक रिन्यूएबल एनर्जी का सूचकांक होता है दोस्तों, जिसमें भारत ने टारगेट रखा हुआ है 2022 तक रिन्यूएबल एनर्जी में ऊर्जा उत्पादन का 2022 तक कितना रखा हुआ है, 175 गीगावाट। और 2030 की हम बात करते हैं तो भारत का टारगेट है 450 गीगावाट। ये आपको ध्यान रखना है जो भारत के द्वारा टारगेट रखा हुआ है रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया। और आगे चलते हैं, इसमें मैं बताना चाहूँगा कि एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं। आपको पता हो सोलर सिस्टम, पवन ऊर्जा, कोल वगैरह, ये सारी चीज़ें एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है जो एक पेपर की कटिंग है, और ये भी हाल ही में जारी हुई थी 19 मई को, प्रेस रिलीज 19 मई 2021। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इंडिया रैंक्स 3rd इन द रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय EY के द्वारा ये रिलीज की गई थी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिव इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है, तीसरे नंबर का ये स्थान है। और इसमें सोलर PV सेगमेंट ये आपको दिखाई दिया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, जिसके 3rd नंबर का इसमें इंडिया का स्थान है। आगे बात करते हैं तो आपको ये टॉप 10 देश है, जिसमें पहले की बात करते हैं इसमें तो पहला स्थान प्राप्त हुआ है USA को, USA है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दूसरा चाइना को, तीसरा इंडिया को, चौथा चिली को, जर्मनी को, और बात करते हैं छठा ब्राज़ील को, मेक्सिको की इंडिया गेट को क्या मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। ये फ्रांस को 8वें नंबर का, और 9वां कनाडा,
और 10वां कौन सा है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ये मैंने आपको टॉप 10 रैंक वाले ये बता दे EY की रैंकिंग वाले देश। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और ये है एक सोलर सिस्टम जो रिन्यूएबल एनर्जी का है, सेल सोलर सिस्टम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं और बात करते हैं आगे, और आगे हम बात करेंगे दोस्तों। तो आपको दिखा दे रहा होगा ये सोलर प्लांट है, ये पवन ऊर्जा का एक मैंने मैप बनाया हुआ है, एक चित्र बनाया हुआ है, और इसको आपको देखना है। आगे चलते हैं। तो 2030 का सोलर एनर्जी इन इंडिया टारगेट 450 गीगावाट, और USA फर्स्ट, चाइना दूसरा, तीसरा इंडिया। आगे हम चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अभी हाल ही में S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस डाटा, क्या दोस्तों, S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस डाटा के अनुसार भारत एशिया प्रांत में बीमा प्रौद्योगिकी बाजार में किस स्थान पर रहा है। तो दोस्तों ये जो बता रहा हूँ मैं, तो ये एशिया प्रांत की बात हो रही है। एशिया प्रांत में बात करते हैं तो एशिया प्रांत में जनसंख्या के हिसाब से पहला देश कौन सा है, तो आप वर्ल्ड में भी चाइना, और दूसरी में आता है भारत का नंबर। और जो ये जो बीमा प्रौद्योगिकी बाजार में और S&P का जो ग्लोबल इंटेलिजेंस का डाटा निकलता है, ये एक जनसंख्या के आधार पर निकलता है। और इसमें दूसरा स्थान किसका है दोस्तों, तो भारत का है। तो ये निकलता है डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर। किसके आधार पर निकलता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड के आधार पर ये डाटा निकलता है। अब आप मेरे से पूछोगे कि डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है, इसके बारे में मैं लेके चलता हूँ आपको आगे, और आगे मैं बताऊँगा इसको डेमोग्राफिक डिविडेंड होता क्या है। तो दोस्तों ये दिखाई दे रहा होगा आपको इंग्लिश और हिंदी में। हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड की। इसका मतलब है जनसांख्यिकी लाभांश। क्या है दोस्तों, जनसांख्यिकी लाभांश। ये जनसंख्या के आधार पर डिवाइड किया हुआ होता है। इसका आशय होता है कि ये प्रबल विकास आर्थिक विकास से रिलेटेड है। इसमें बोला जाता है कि किसी जनसंख्या में काम करने वालों की संख्या, कोई भी देश की जनसंख्या है उसमें काम करने वालों की संख्या तथा उनके ऊपर आश्रित लोगों की संख्या का अनुपात अधिक होने पर यह मिलता है। मतलब जैसे कि मैं हूँ और मेरी कोई फैमिली है, तो जो मैं हूँ और मैं कमाने वाला एक आदमी हूँ और मेरे पे आश्रित लोग 4 हैं, तो उनका जो अनुपात होता है ये होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड। और ये जो जनसंख्या बात करते हैं, ये जनसंख्या जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, इसमें युवा कितने काम कर रहे हैं, युवा कितने एज से कितनी एज तक के युवा काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 15 से 64 वर्ष तक के कार्यशील जनसंख्या जो कि एक युवा है, उन पे जो आश्रित लोग हैं उनकी बढ़ती हुई संख्या के बारे में ये बताता है। तो इसमें रैंकिंग में कौन सा नंबर का स्थान है, भारत का दूसरा नंबर का स्थान है, क्योंकि भारत की जनसंख्या भी अभी दूसरे स्थान पर है, जो कि 2027 तक जो चाइना से आगे निकल सकती है। और वर्तमान में जो राष्ट्रीय सांख्यिकी चाइना के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई थी, तो चाइना की जनसंख्या बताई गई थी दोस्तों 141 करोड़। कितनी जनसंख्या, 141 करोड़ जनसंख्या बताई गई थी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। एक अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ऐसा नोट कीजिएगा, आपको समझने में अच्छी खासी सुविधा मिल जाएगी, रिवीजन करने में अच्छी खासी सुविधा मिल जाएगी यदि आपके पास ये क्वेश्चन नोट हुआ। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम इसमें आगे, और आगे चलते हैं तो देखेंगे हम। तो ये एक ग्राफ है, और ये ग्राफ किसका है, तो डिपेंडेंट पॉपुलेशन का है जो वर्किंग एज में काम करते हैं। ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर ईस्ट एशिया, USA, साउथ एशिया और यूरोप का, जो कि अभी आपके काम करनी है। आगे बात करेंगे इसकी S&P ग्लोबल की, इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि S&P ग्लोबल क्या होता है। तो इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना कब हुई थी, 1917 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो इसका हेडक्वार्टर दोस्तों न्यूयॉर्क में। कहां पर इसका हेडक्वार्टर है, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसका हेडक्वार्टर है। और 1917 में इसकी स्थापना हुई है। एक पब्लिक है S&P ग्लोबल इंटेलिजेंस डाटा रिपोर्ट। और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो एक बार सेशन को
ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। ये सेशन आपके लिए यूपीएससी आरएस लेवल तक का रहता है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। और हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये दिया जाता है दोस्तों, इंडिया डेमोग्राफिक डिविडेंड, जिसमें वर्किंग एज है पर 15 से 64 ईयर्स की, और इंडिया की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, इस कारण ये दिया गया है। और ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है, बीमा सेक्टर है, इसमें RRDAI हेड क्वार्टर है। इसका कहाँ पर? इंडिया का हैदराबाद में। और इसके हेड है सुभाष चंद्र कुंतिया। इसके हेड कौन है दोस्तों? तो सुभाष चंद्र कुंतिया। ये एक तथ्यात्मक जानकारी है जो आपको नोटबुक में नोट करने लिए। इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड में, जिसमें 15 से 64 साल के युवा काम करते हैं। और बात करते हैं सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। ये इंश्योरेंस सेक्टर कौन सा? RIRDAI, हेड क्वार्टर है हैदराबाद, और हेड कौन है? सुभाष चंद्र कुंतिया। ये सुभाष चंद्र कुंतिया इसके हेड है, और ये हेड क्वार्टर हैदराबाद है। आपको सभी जानकारी इसके द्वारा मिल गई होगी। और बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, जो कि आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में श्री ज्योति कृष्ण दत्त, क्या नाम है? ज्योति कृष्ण दत्त, जो कि एक क्या है? IPS है। और ये IPS कहाँ के हैं? तब बंगाल बेच के, ये बंगाल कैडर की ये CM है दोस्तों। बंगाल कैडर की ये CM है। बंगाल कैडर के ये बंगाल कैडर के ये IPS अधिकारी थे 1971 बैच के। कौन से बैच के? 1971 बैच के ये IPS अधिकारी थे, जिनका नाम था ज्योति कृष्ण दत्त, के पूर्व महानिदेशक। और ये DG भी थे। और ये DG कब थे? ये DG थे दोस्तों 2006 से 2009 तक। 2006 से ये 2009 तक DG थे, पूर्व महानिदेशक थे। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया कोविड-19 के कारण। और उनके द्वारा नेतृत्व में कौन सा ऑपरेशन किया गया था? तो उनके द्वारा नेतृत्व में किया गया था दोस्तों कौन सा? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्पेडो। क्या कौन सा नाम था? ऑपरेशन ब्लैक टॉर्पीडो। अब आप पूछोगे दोस्तों ये ऑपरेशन ब्लैक टॉर्पीडो क्या था? तो ये मुंबई के जो 2008 में, कब? मुंबई में 2008 में दोस्तों जो 26/11 का हमला था। कौन सा? 26/11 का जो हमला था, उसमें ऑपरेशन ब्लैक टॉर्पीडो चला गया था 2008 में। और जिसमें इन्होंने क्या किया था? ये ऑपरेशन का नेतृत्व किया था ज्योति कृष्ण दत्त, जो कि IPS अधिकारी थे। और ये कि 2006 से 2009 तक क्या थे? 2006 से 2009 तक DG थे, NSG कमांड के। कौन सा? NSG कमांड के ये क्या थे? DG थे। ये आपको ज्योति कृष्ण दत्त के बारे में जानकारी मैंने आपको दे दी है। और उन्होंने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्पीडो के नाम से ये चलाया गया था। 26/11 का हमला जो 2008 में मुंबई में हुआ था, आपको अच्छी तरह पता होगा, ताज होटल में। ठीक है, हम चलते हैं, बात करते हैं, आगे चलते हैं। और ये है दोस्तों फॉर्मर NSG चीफ JK दत्त, हु लेड 26/11 मुंबई काउंटर टेरर ऑपरेशन डाइज ऑफ कोविड-19। ये आपको मैंने बता दिया और इनके बारे में बताया मैंने आपको। तो ये दोस्तों 1971 बैच के इंडियन पुलिस सर्विस IPS थे, जो कि वेस्ट बंगाल कैडर के थे। और 2008 में इनके द्वारा ये मिशन चलाया गया था, ऑपरेशन ब्लैक टॉर्पीडो। ठीक है, ये बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी दोस्तों। और ये देखिए भाई साहब, इसको अच्छी तरह देखिएगा, 1 मिनट शांति से रुककर स्माइल करते हुए। तो ये देखिए आप 1 मिनट, और ये देखिए ये क्या बोलना चाहते हैं। पड़ोसी, यार तेरे घर से हंसी की आवाज़ आती है, इस खुशहाल ज़िंदगी का क्या मतलब है? दोस्तों खुश रहो, स्माइल रखो और अच्छी तरह से आप पढ़ाई करते रहो। तो यार तेरे घर से हंसी की आवाज़ आती है, इस खुशहाल ज़िंदगी का क्या राज है? तो अपने दोस्त को वो जवाब देता है कि मेरी बीवी मुझे रोज़ बेलन से मारती है, लग जाए तो वो हंसती है, नहीं लग जाए तो मैं हंसती हूँ। एक ये मजा कहता, और भगवान का शुक्र है हंसी खुशी ज़िंदगी हमारी गुजर रही है। तो हम चलते हैं आगे और बात करते हैं इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि एक इम्पोर्टेंट रहने वाला है क्वेश्चन है। और ये मैं बताने वाला हूँ इसको डिटेल्स में, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छी तरह से इसको नोट कीजिएगा। और मैं इसमें तथ्यात्मक जानकारी भी आपको देने वाला हूँ। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। खबरों में रहा A76 क्या है? क्या नाम है दोस्तों? A76
सिक्स। अब ये A76 क्या है, तो ये है दोस्तों एक प्रकार का हिमखंड। हिमखंड, अब हिमखंड क्या होता है, आप पूछोगे एक हिमखंड क्या होता है, तो ये एक विशाल हिमखंड है। क्या है ये दोस्तों, विशाल हिमखंड है जिसका नाम है A76। अब इसकी हम बात करते हैं तो हिमखंड का मतलब होता है एक बर्फ का बड़ा सा गोला, बर्फ का बड़ा सा गोला जो कि पिघल कर या टूट कर किसी कारणवश से समुद्र में चला जाता है। ये एक प्रकार का विशाल हिमखंड है। और ये कहाँ पर टूटा दोस्तों, तो ये टूटा है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका जो कि आपको पता है अंटार्कटिका कहाँ है, वर्ल्ड मैप में आप चलेंगे अभी दिखाऊंगा मैं आपको। तो ये अंटार्कटिका में ये हिमखंड टूट गया है और ये टूटकर कहाँ पर जा चुका है, तो ये जा चुका है दोस्तों वेडल सी पे। कहाँ पर, वेडल सी। आपने सभी समुद्रों के नाम सुने होंगे, लेकिन अगर उम्मीद करता हूँ आपने इसका भी नाम सुन रखा हो, यदि नहीं सुन रखा हो तो ये चला गया तैरकर कहाँ पर, वेडल सी में। आपको एक कहानी तो पता होगी दोस्तों, आपने वो देखा, वो मूवी देखी कौन सी थी ना, वो समुद्र में जहाज डूब गया था, बताइए आपका क्या नाम था उसमें, जो समुद्र में जहाज डूब गया था, जो कि पुरानी मूवी है एक्चुअली, वो नाम नहीं आ रहा दोस्तों मुझे, जो क्या नाम थे, वो समुद्र में डूब गया था। उसका कारण भी क्या था, एक हिमखंड ये एक वजह थी, और उसमें एक कन्या और एक राजकुमार था। कन्या को उसने कैसे बचाया था समुद्र में, आप अच्छी खासी आपको उसकी लव स्टोरी पता होगी। तो ये वेडल सी में जा चुका है, A76 हिमखंड है, जो कि हम बात करते हैं इसकी डिटेल्स में, और हम बात करने वाले हैं इसकी डिटेल्स में मैप के द्वारा। तो दोस्तों ये देखिए CNN की मैं न्यूज़ लेकर आया हूँ, और ये CNN की न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको बताता हुआ जाऊँगा। ये एक हिमखंड था अंटार्कटिका में। पहले मैं चलता हूँ हिमखंड की, पहले आपको दिखाता हूँ अंटार्कटिका। तो ये रहा दोस्तों अंटार्कटिका, ये है वर्ल्ड मैप, और जिस वर्ल्ड मैप में आप देख रहे होंगे तो ये रहा दोस्तों अंटार्कटिका। इस अंटार्कटिका में दोस्तों कोई भी व्यक्ति नहीं रहता, यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता। यहाँ पे भारत के द्वारा भी एक मिशन चलाया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिशन चलाते हैं, और ये बात करते हैं यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। क्या है, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो कि यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये अंटार्कटिका रीजन जो आज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ से टूट चुका है एक बड़ा हिमखंड यहाँ से टूट चुका है, और ये टूटकर कहाँ चला गया है, वेडल सी में ये चला गया है। अब मैं बताता हूँ आपको वेडल सी, और वेडल सी को हम देखते हैं। तो दोस्तों ये था अंटार्कटिका का, और यहाँ पर है वेडल सी, और आपको ये दृश्य दिखाई दे रहा होगा, एक मिनट आप ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ था, ये एक साथ था, ठीक है, ये एक साथ हिमखंड था, लेकिन जो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये टूट गया है, ये टूट गया है, और इधर है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको वेडल सी। कौन सा, वेडल सी, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी हाल में मैं आपको बताऊंगा कि वेडल सी की स्थिति क्या है, और मैं इसको भी समझाने की आपको अच्छी तरह प्रयास करूंगा। एक बार आप धमाकेदार इस सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक और कमेंट चलने दें। पसंद आ रहा हो तो ये बताइए कि आपको सेशन पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, और जो मैं आपको खबरें लेकर आ रहा हूँ, जो आपको न्यूज़ लेकर आ रहा हूँ, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है नहीं होने वाली, और आपको पसंद आ रही है या नहीं आ रही, प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों ये टूट चुका है, और ये टूट चुका है, तो ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है दोस्तों वेडल सी में, ठीक है, ये जा रहा है दोस्तों वेडल सी में। अब बात करेंगे जिसकी बर्फ़ की बात की करने वाला हूँ मैं आपको, तो ये दोस्तों 4320 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कितना एरिया है दोस्तों, जो हिमखंड टूट रहा है इसका एरिया की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने, तो इसका एरिया है 4320 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और बात करते हैं इसकी लंबाई की, तो 175 मीटर, ये क्या है, 175 दोस्तों किलोमीटर, ये क्या है, लंबा है। कितना, 175 किलोमीटर ये लंबा है, ये 175 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और जिसकी बात करते हैं ये चौड़ाई इसकी कितनी है, 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। और इसकी एरिया कितना है दोस्तों, 4320 किलोमीटर स्क्वायर इसका ये एरिया है। आगे चलते हैं और बात करते हैं, इसी में वेडल सी की बात कर ली अपन ने, और ये चलते हैं, तो ये बात करते हैं वेडल सी में आपको बताने वाला हूँ। आपको पता है, आपने सुना होगा, आपने हिंद महासागर और पैसिफिक ओशन ये सब सुने होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाने वाला हूँ वेडल सी। आपको यहाँ दिख रहा है साउथ अमेरिका, क्या दिख रहा है दोस्तों, ये है साउथ अमेरिका,
ठीक है, यहाँ पर है मेडागास्कर और यहाँ है दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका ये आपको महाद्वीप दिख रहा होगा, इधर साउथ अमेरिका दिख रहा होगा। और ये नीचे बात करते हैं अपन, तो ये नीचे चलते हैं, इसके नीचे तो यहाँ पर है अंटार्कटिका सर्किल, जो कि यहाँ पर है इंडियन ओशियन। और यहाँ पर इस अंटार्कटिका की हम बात कर रहे हैं अभी हाल ही में, जहाँ पर ये हिमखंड टूटा है। तो इस अंटार्कटिका के जस्ट ऊपर चलते हैं हम अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच वाले रीजन में, ये बीच वाला रीजन है। और इसमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको वेडल सी। तो ये दोस्तों यहाँ पर है वेडल सी, जो कि अटलांटिक ओशियन में पड़ता है। और ये यहाँ पर पड़ता है अंटार्कटिका के, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इधर कौन सा, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच की है वेडल सी की स्थिति है। और अंटार्कटिका की यहाँ से हिस्सा पिघल कर, जो कि 4320 किलोमीटर स्क्वायर है, 175 किलोमीटर लंबा है। और बात करते हैं दोस्तों 25 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ये मैंने आपको बता दिया वेडल सी की स्थिति। आगे चलता हूँ, इसी में मैं बताने वाला हूँ कि ये कैसे टूट रहा है। तो ये वेडल सी की स्थिति मैंने आपको बता दिया, जो कि आइस सीट है, जो आइस का एक बर्फ का गोला है, हिमखंड है, जो कि पिघलता हुआ टूटकर अंटार्कटिका महाद्वीप से वेडल सी की तरफ जा रहा है। इससे नुकसान क्या होने वाला है, इससे नुकसान ये होने वाला है दोस्तों कि जो समुद्र में आते हैं, जो समुद्र में जहाज आते हैं, वो जहाज़ों का जो रोड मैप बना होता है ना, वो रोड मैप ऐसा बना होता है कि उनका पहले से वो स्थिति होती है। लेकिन जो भी हिमखंड टकरा करके जो समुद्रों में जाते हैं, उन समुद्रों में जाने के बाद दोस्तों उनको वो नज़र नहीं आती। जैसे रात का अंधेरा चल रहा है, जहाँ चल रहा है, तो वो जाके अंधेरा नज़र नहीं आता और जाकर उससे डायरेक्ट टकरा जाते हैं, जिसमें जान माल की हानि बहुत ज़्यादा रहती है। तो अभी इसी कारण अभी हाल ही में हिमखंड टूट गया, जिसका पता किसने लगाया, तो ये एक यूरोपियन एजेंसी है, जिसका नाम है दोस्तों कोपरनिकस सेंटिनल यूरोपियन। कोपरनिकस मैं बताना चाहूँगा, ये एक अंतरिक्ष एजेंसी है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी, जिसके द्वारा ये पता लगाया है। और उस एजेंसी का नाम है सेंटिनल यूरोपियन, जिसका नाम है कोपरनिकस सेंटिनल, कोपरनिकस सेंटिनल, जो कि यूरोपीय एजेंसी है, इसके द्वारा ये पता लगाया गया है। ठीक है, जो वेडल सागर में, ये आपको मैं दिखाता हूँ, आइसबर्ग फ्लोट इन वेडल सी, आइसबर्ग A76 कार्व्ड वॉफ। ये देखो आपको, ये ऐसे टूटकर ये जा रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये दिखाई दे रहा होगा आपको वेडल सी, इसकी यहाँ पर दिखाई दे रहा है किलोमीटर, 4375 किलोमीटर स्क्वायर इसका ये एरिया है। ये मैंने आपको अभी हाल ही में बता दिया है। और इसका जो नुकसान होता है, तो वो नुकसान क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मैं बताना चाहता हूँ आपको। ये आपका दिख रहा है, ये आइस शीट थी पूरी अंटार्कटिका महाद्वीप से, ये ऐसे टूटकर इसका जॉइंट जो है यहाँ पे टूटकर जा चुका है। इसका ये प्रोसेस हुआ था, ये प्रोसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये यहाँ से टूटकर कैसे जा रहा है, ये आपको प्रोसेस नज़र आ होगा। मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। एक्चुअली हमारी क्या है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण मैं वीडियो लेकर नहीं आ सकता आपके सामने, नहीं तो एक सुंदर वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करता। लेकिन कुछ दिनों की प्रॉब्लम है, आपको भी पेशेंस रखना है, हमें भी पेशेंस रखना है। उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी तरह सेशन पसंद आ रहा होगा, और मैं जो बता रहा हूँ वो सब कुछ पसंद आ रहा होगा। आप मेरे साथ मोटिवेशन के साथ बने रहे, आप हमारा सपोर्ट करते रहे, हम इतनी मेहनत करके आपके लिए सारी चीज़ें लेकर आते रहेंगे। जो भी हमें जानकारी मिलेगी, जो बताने लायक होगा, सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये आपको मैं बता रहा हूँ, आइस शीट थी और ये कैसे टूट गई दोस्तों, तो ये टूट गई ऐसे, और ये आपको दिखाई दे रहा होगी, जिसका प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा आपको आइसबर्ग का। ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो आइस फ्लो हो रही है, ये टूटकर ऐसे टुकड़ों में ये जा रही है। ठीक है, ये आपको टुकड़ों में ये टूटकर जा रही होगी। ये पूरा एक आइस मार्जिन से, ये आपको आइस मार्जिन से दिखाई दे रहा होगा, आइस फ्लो हो रहा है, वो ये आइस शेल्फ है। आइस शेल्फ के टुकड़े टूटकर कहाँ जा रही है, वेडल सी में जा रही है। आगे हम बात करता हूँ, तो इसका नुकसान की हम बात करते हैं, तो ये जाती है दोस्तों ऐसे करके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कि ये टूटकर आ गई समुद्र में, ये टूटकर समुद्र में आ गई। और टूटकर समुद्र में आने के बाद इसका 20% हिस्सा तो रह गया ऊपर, 20% हिस्सा तो इसका रह गया ऊपर, लेकिन इसका चला गया 80% हिस्सा नीचे।
इसका 80% हिस्सा नीचे चल गया। दोस्तों हाँ, उस मूवी का नाम था टाइटैनिक। जो टाइटैनिक जहाज डूबा था ना, वो इन्हीं कारण से डूबा था। किसी हिमखंड के टकराने से वो जहाज टकरा गया, और जो रात का माहौल था उसमें, रात के माहौल में पता नहीं लगा, उनका रोड मैप जो बना हुआ था उसमें वो चले जा रहे थे, लेकिन उसमें क्या हुआ, अचानक कोई हिमखंड आ गया और उससे वो टकरा गए। तो उसमें हुआ था, आपको पता है, और मूवी आपने अच्छी खासी देखी होगी। ये आपको मैंने बता दिया, इसका 20% हिस्सा ऊपर रहता है और नीचे रहता है ये हिस्सा 80%। और ये आपको कोई भी इधर से आता है जहाज और डायरेक्ट टकरा जाता है इससे, और जिससे हो जाता है उसकी जान मान की हानि। मैं बताता हूँ आपको एक चित्र के माध्यम से कैसे क्या होता है। तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। ये डेंजर्स है शिपिंग के लिए, जहाज के लिए। जैसे आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश मैं करता हूँ। जैसे कि ये जहाज आ रहा है और जहाज आ रहा है, तो ये आइसबर्ग है जिसका 20% हिस्सा ऊपर और 80% हिस्सा नीचे, और ये डायरेक्ट आकर इससे क्या करता है, टकरा जाता है। और टकरा कर फिर क्या होती है आपको पता ही है, ये टकराने के बाद क्या होता है। आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन पसंद में आया होगा। जिन जिन दोस्तों ने शेयर नहीं किया प्लीज़ शेयर कर दीजिए। और आपको पता है, अगर सेशन शेयर किया, हमारा मोटिवेशन बना रहा, तो आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी। आगे बात करते हैं इसी में, और बात करेंगे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसकी मैंने बात कर ली। जो आइसबर्ग का टुकड़ा है 120, 170, 175 किलोमीटर लंबा है दोस्तों। 170 किलोमीटर ये लंबा है, 175 किलोमीटर लंबा है, 25 किलोमीटर चौड़ा है। ये टाइपिंग विस्टो है। आइसबर्ग को कोपरनिकस सेंटिनल नामक एक यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा उपग्रह से देखा गया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। और ये आइसबर्ग अब वेडल सागर पर तैर रहा है, जो कि वेडल सागर कहाँ है, पश्चिमी आर्कटिक में एक बड़ी खाड़ी है, बड़ा समुद्र है। क्वेश्चन नंबर 8 की हम करते हैं बात, और इसकी हमने पहले भी चर्चा कर ली है दोस्तों, लेकिन मैं बताना चाहूँगा एक बार क्वेश्चन पढ़कर आप इसका कमेंट बॉक्स में जल्दी से जवाब दो। जल्दी से इसका जवाब दो आप कमेंट बॉक्स में, और बताओ इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में निम्न में से किसे शामिल किया गया है। ऑप्शन है आपके पास 4। तो यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की जो अभी सूची है, ये संभावित सूची, उसमें भारत के द्वारा 9 स्थलों की सूची भेजी गई थी, जिसमें से संभावित सूची में 6 स्थलों को सिलेक्ट किया गया है। और जिसमें बात करते हैं, हम ऑप्शन पढ़ते हैं। वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, महाराष्ट्र का सैन्य वात्सुला, हीरे बेकल महापाषाण स्थल, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट, ठीक है। तो ये दोस्तों सभी 6 स्थल है, जो कि आपको 1, 2, 3, 4, 5 और 6, जिनको आपको नोट कर लेना है अपनी नोटबुक में, कि यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में अभी हाल में भारत के जो अस्थायी सूची है, संभावित सूची में इनका नाम दर्ज कर लिया गया है। वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु में कांचीपुरम के मंदिर, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, और महाराष्ट्र का सैन्य वासुला, और हेरे बैंकल महापाषाण स्थल, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बेड़ा घाट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। जय माता दी, जय माता दी, इसका आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, बताना चाहूँगा आपको चित्रों के माध्यम से, और ये जो आपको ये दिखा दे रहा हो, ये है दोस्तों सतपुड़ा, जो कि मध्य प्रदेश में एक टाइगर रिजर्व है। उसका ये मैं आपके सामने चित्र लेके आया था। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो कहाँ की है, एमपी का है। और एमपी को आपको नेशनल पार्क है, जो कि कान्हा पन्ना पेच, जो आपको दिखाई दे रहे, जो भी आपको पता हो कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दीजिए। यह है दोस्तों कांचीपुरम का मंदिर। कांचीपुरम जो कि मंदिर है, जिसको शामिल किया गया है, एक कांचीपुरम का मंदिर है। आगे मैं बताऊंगा, आगे चलते इसी में। तो ये दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में बनारस की ये गंगा घाट है। कांचीपुरम का मैंने मंदिर आपको बता दिया। सतपुड़ा का जो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मैंने आपको बता दिया एमपी का। और ये जो प्रहलाद सिंह पटेल है, प्रहलाद सिंह जो पटेल है, ये क्या है, एक कल्चरल मिनिस्टर है इंडिया के। इन्होंने ही बोला था कि 9 स्थान पे ये सूची भेजी गई थी, जिसमें से 6 स्थानों को सिलेक्ट किया गया है, जिसमें मां नर्मदा जी का सोहाना बेड़ा घाट भी शामिल है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये दोस्तों कौन, प्रहलाद सिंह पटेल। और उम्मीद करता हूँ आपको याद कर लिया होगा और नोट कर लिया होगा। सेशन शेयर नहीं कर रहे तो जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आगे चलते हैं और बात करते हैं
तो ये दोस्तों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, जिसकी एक बार मैं फिर से बताना चाहूँगा आपको। तो इसका जो स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1972 को, 16 नवंबर 1972 को। इसमें लगभग 195 देश शामिल है, ठीक है। और ये इफेक्टिव कब आया था, तो ये आया था 1975 में प्रभाव इसका आया था। इसकी बात करते हैं, ये कहाँ का है, तो ये दोस्तों पेरिस फ्रांस का इसकी लोकेशन है। लोकेशन क्या है, मतलब हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, तो ये है पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसकी। ये आपको दिखाई दे रहा होगा हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। इसके डायरेक्टर कौन है, एंड्रो एजली इसके डायरेक्टर है, एंड्रो एजली इसके डायरेक्टर है, एंड्रो एजली इसके डायरेक्टर है, जो कि फ्रांस के हैं। और 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं, तो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। भारत की बात करते हैं तो भारत की 38 हेरिटेज साइट है, जिसमें 2019 को जयपुर सिटी को भी जोड़ा गया था, जो मरुद्रा की राजस्थान की राजधानी है जयपुर, ठीक है। और 1938 में किन किन को जोड़ा गया था, तो 1938 में आगरा का किला, एलोरा केव्स जो एलोरा की गुफा है उनको भी जोड़ा गया था, ताजमहल को इसमें जोड़ा गया था, और अजंता एलोरा की जो गुफा है इनको भी जोड़ा गया था। ताजमहल, आगरा का किला, अजंता एलोरा की गुफा है 1938 में सबसे पहले जोड़ा गया था। 38 हेरिटेज साइट है, 2019 में जयपुर सिटी जुड़ा है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाते हैं। और इसके डायरेक्टर एंड्रो एजोली है, और हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, पेरिस फ्रांस में हेडक्वार्टर है। आगे चलते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन की। 90 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, और डेज का क्वेश्चन है। आपको पता है डेज का क्वेश्चन आता है तो आपको रिवीजन में आना है, और रिवीजन आज मैं बताने वाला हूँ। तो अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है। तो ये कब मनाया जाता है, दोस्तों ये मनाया जाता है कब, 22 मई को। कब मनाया जाता है, 22 मई को। कौन सा, जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस ये मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। और 22 मई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 22 मई 1992 को जैव विविधता के लिए एक सम्मेलन हुआ था। कब, 22 मई 1992 को जैव विविधता के लिए सम्मेलन हुआ था। किसके लिए, जैव विविधता के लिए सम्मेलन हुआ था। इसी कारण कब मनाया जाता है, ये 22 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और जैव विविधता जो अधिनियम की बात करते हैं, तो जैव विविधता अधिनियम कब बना था, जैव विविधता अधिनियम बना था दोस्तों कब, तो जैव विविधता अधिनियम बना था 2002 में। कब, 2002 में। ये तथ्यात्मक जानकारी दोस्तों आपको नोट कर लेना है कि 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 22 मई 1992 को जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, और उसके बाद जैव विविधता जो अधिनियम था वो 2002 का था। और इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम रही है वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। इसकी थीम है दोस्तों, तो वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर नेचर। इसकी ये थीम रही है। इसकी थीम क्या रही है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जैव विविधता दिवस की थीम क्या रही है। वी आर द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन फॉर द नेचर। ये चीज़ इसकी मैंने बता दिया। अब आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला एरिया कौन सा है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में छाप दो कि विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर पाई जाती है। तो ये पाई जाती है दोस्तों अमेजोन वर्षा वन में, अमेजन वर्षा वन में ये पाई जाती है। अमेजन वर्षा वन में सर्वाधिक जैव विविधता। और ये अमेजन वर्षा वन को क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है दोस्तों पृथ्वी का फेफड़ा। पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोला जाता है, अमेजन वर्षा वन को बोला जाता है। तो आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं दोस्तों कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे बोला जाता है, तो अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा बोला जाता है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि 22 मई 1992 को जैव विविधता अधिनियम जैव विविधता सम्मेलन होता है, इसी कारण 22 मई को मनाया जाता है। और हमने बात कर ली इसकी थीम की। इसके अलावा बात करना है, आपको आंसर देना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में कि 22 का जो आंकड़ा है 22 मई का मैंने बता दिया, आपको बताना है 22 मार्च का
और 22 अप्रैल को कौन कौन सा डे मनाते हैं। 22 मार्च और 22 अप्रैल का कौन सा डे मनाना है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जल्दी से छाप दो। आगे चलते हैं और बात करते हैं इसी में। तो ये देखिए आप, वी आर द पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, ये मैंने आपको बता दिया। वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन जो इसकी थीम रही है, 22 मई 2021 को ये मनाया गया है। इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, जो कि 22 मई को मनाया गया है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ये मनाया जाता है। इसका नाम भी आप बताना कि इसको क्या बोलते हैं। आगे चलते हैं। तो ये आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा होगा, पर्यावरण संरक्षण के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आप लाभदायक है। ये दोस्तों पौधे, इनको ये खाते हैं, इनको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, इसको ये खाएगा, ये से करके आपको पर्यावरण संरक्षण ये चलता रहता है। ठीक है। तो द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कम इनटू फोर्स इन 1993। कब आया ये? तो 1993 से ये इफेक्ट हुआ। अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स इश्यूज, और इसकी जो समस्या है बायोडाइवर्सिटी को लेकर, इसके बारे में अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। कौन सा? जैव विविधता दिवस, जो कि इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन फॉर द नेचर। आगे बात करते हैं इसी में, और ये बात करते हैं 22 मई 2020 का ये डायग्राम है। और ये दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा, अमेजन रिवर बेसिन में आपके सामने लेकर आया हूँ। ये है दोस्तों अमेजन रिवर बेसिन, जो अमेजन नदी है ये यहाँ से ऐसे निकल रही है। ये अमेजन जो ये कहाँ का है? ये है दोस्तों ब्राज़ील। कहाँ की है? ब्राज़ील की। और ये है दोस्तों अमेजन वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन, ये आपको अच्छी तरह दिखाई दे रहे होंगे। अमेजन वर्षा वन जो कि ब्राज़ील का है। इनको पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा भी इनको कहा जाता है, पृथ्वी का फेफड़ा भी इसको कहा जाता है। ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की। तो आपको पता है जैव विविधता अधिनियम कब आया? तो 2002 का, और ये 2002 का आया था। और जैव विविधता जो सर्वाधिक कहाँ है? तो ये है अमेजन वर्षा वन में। और आपको अभी तक जवाब नहीं मिला। तो 22 मार्च को क्या मनाया गया, और 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाते हैं? दोनों को आपको आंसर देना है। तो 22 मार्च को तो मनाते हैं दोस्तों जल दिवस। क्या मनाते हैं? जल दिवस। और 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस का मनाते हैं 22 अप्रैल को। और 22 मई को क्या मनाते हैं? तो 22 मई को मनाते हैं जैव विविधता दिवस। ये आपको 22 का आंकड़ा समझ में आया होगा। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? जल दिवस। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। और कौन सा देश 22 मई को जैव विविधता दिवस, तो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तो ये आपको मैंने समझा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्सर चर्चा में रहने वाला वाइट फंगस, भैया जिंदगी फंगस बनी हुई है लॉकडाउन में। अक्सर चर्चा में रहने वाला वाइट फंगस, दोस्तों पहले चल रहा था ब्लैक फंगस, अब आ गया वाइट फंगस, और अभी हाल ही में देखा गया है येलो फंगस। कौन सा? वाइट फंगस। और इसके बाद देखा गया है एक येलो फंगस। और ये येलो फंगस कहाँ देखा गया है? जल्दी से बताओ जिसको पता है। पहले करते हैं हम वाइट फंगस की बात। ठीक है। तो वाइट फंगस जो है कि एक तो है ब्लैक फंगस। कौन सा है? ब्लैक फंगस। एक है ब्लैक फंगस। इसको क्या बोला जाता है? म्यूकर माइकोसिस इसको बोला जाता है ब्लैक फंगस को, जिसकी अभी हाल ही में जो दोस्तों म्यूकर माइकोसिस की भोपाल के द्वारा सीएम शिवराज सिंह चौहान के द्वारा बोला गया है कि भोपाल और जबलपुर में म्यूकर माइकोसिस ब्लैक फंगस की क्या लगाई जाएगी? यूनिट लगाई जाएगी। हम बात करते हैं ब्लैक फंगस की। तो जो ब्लैक फंगस है दोस्तों, तो ये ब्लैक फंगस किसको प्रभावित करता है? ये प्रभावित कर रहा था दोस्तों आँखों को। किसको प्रभावित कर रहा था? ये आँखों को ये प्रभावित कर रहा था। लेकिन जो ये अभी हाल ही में वाइट फंगस आया है दोस्तों, कौन सा? वाइट फंगस। ये क्या करता है दोस्तों? ये किनको होता है? पहली बात तो ये बताओ कि किनको होता है? तो ये होता है जो कोविड-19 की बीमारी के कारण ठीक हुए आदमियों को ये हो रहा था ब्लैक फंगस। और वाइट फंगस इससे भी खतरनाक है दोस्तों। वाइट फंगस में क्या करता है? जो आंतरिक अंग है आपके, उनको ये प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? आंतरिक अंगों को ये प्रभावित करता है। और ये डायबिटीज़, शुगर के जो बीमारी से ग्रसित आदमी है
उनको ज़्यादा होता है। और जो बात करते हैं तो ये क्या करता है, आँखों को और फेफड़ों को प्रभावित करता है, कौन सा, ब्लैक फंगस। और जो वाइट फंगस की बात करते हैं तो वाइट फंगस जो कि आपको क्या करता है दोस्तों, रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद भी ये आपको देखने को मिल सकता है। इसके लक्षण की बात करते हैं तो ये ज़्यादा नाखूनों को प्रभावित करता है, आपके आंतरिक अंगों को प्रभावित करता है, किसको, नाखूनों को ये प्रभावित करता है, आंतरिक अंगों को ये प्रभावित करता है, त्वचा को, आपकी जो त्वचा स्किन है, आपकी जो स्किन है दोस्तों, इसको ये प्रभावित करता है। इसके अलावा मस्तिष्क, जो कि आपका मस्तिष्क है, इसको भी ये प्रभावित करता है। तो इसका जो इफेक्ट पड़ रहा है ये आंतरिक अंगों में, त्वचा, मस्तिष्क, नाखून, इनमें ये ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये खतरनाक है। और इसके मामले कहाँ पर आए थे, कहाँ पर आए थे सबसे पहले, तो इसका मामला आया दोस्तों कहाँ पर, बिहार में इसके मामले आए, ये मैंने आपको बता दिया। और वाइट फंगस का जो वैज्ञानिक नाम है दोस्तों वो है कैंडिडियोसिस। क्या नाम है, कैंडिडियोसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। आपसे पूछा जा सकता है कि वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है। और ब्लैक फंगस का आपको मैंने बता दिया म्यूकरमाइकोसिस। अब इसका पता कैसे लगाया जाता है दोस्तों, तो इसका पता लगाया जाता है हाई रेजोल्यूशन जो कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, इसका उपयोग करके इसका पता लगाया जाता है। और इसमें कौन सी यूज की जाती है, दवाइयाँ जो अपनी त्वचा में दांत खुजली, दांत वगैरह हो जाते हैं ना, उसके लिए एंटी फंगल्स जो दवाइयाँ ली जाती है वो इसी में दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा। और अभी हाल ही में येलो फंगस का एक व्यक्ति का केस आया है, जो कि आया दोस्तों कहाँ पर, गाजियाबाद में। कहाँ पर आया दोस्तों, ये आया येलो फंगस का गाजियाबाद में केस देखने को मिला है। येलो फंगस का भी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर ये एक केस देखने को मिला है जो कि एक डायबिटीज़ का शिकार था, जिसकी एज कितनी थी दोस्तों, उसकी एज थी 35 साल की, उसकी एज थी, जो कि डायबिटीज़ का शिकार था, उसको देखने को मिला है, उसमें देखने को मिला है। और इसकी जो जाँच होती है दोस्तों, अगर आपकी कोविड-19 की जो रिपोर्ट है नेगेटिव आ गई तो एक बार आप डायग्नोसिस के पास जाकर आपका जो बलगम है, बलगम किसे बोलते हैं, थूक को बोलते हैं, एक बार जाकर आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है और आपको भय है कि मुझे कोई कोरोना फंगस, जो ब्लैक फंगस या वाइट फंगस या येलो फंगस तो नहीं हो गया, तो एक बार आप जाकर अपने बलगम की क्या करवा लें, जाँच करा लें। ये एक बार सभी जो मीडिया चैनल है, मीडिया जो हाउसेज है, इनके द्वारा ये नहीं दिया गया है, पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन ये केस आया है दोस्तों, एक व्यक्ति का केस है जो कि गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश में आया है, जिसकी एज 35 साल है और डायबिटीज़ का वो मरीज का। तो ये मैंने आपको बता दिया। वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, इसका वैज्ञानिक नाम है कैंडिडियोसिस, इसका क्या नाम है, वैज्ञानिक नाम है। आगे चलते हैं और भाई बताता हूँ आपको। तो ये देखिए आप, ये देखिए ये था कोरोना वायरस। आफ्टर ब्लैक फंगस वाइट फंगस इन्फेक्शन केसेस रिपोर्टेड। आगे देखते हैं। तो ये दोस्तों जो एम्स के द्वारा ये मैं आपके सामने दिखाने के लाया हूँ। ये दोस्तों ब्लैक फंगस के द्वारा प्रभावित आदमी जो कि आंखें इसमें क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। और ये इसके का भाई आ गया, और इसका भाई का नाम क्या है, तो ये आ गया दोस्तों कौन सा, वाइट फंगस। और अभी हाल ही में इनके चचेरे दादाजी आ गए, कौन है, येलो फंगस, जिसको नाम जाना जा रहा है येलो फंगस। तो वाइट फंगस, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, जो कि दुनिया में अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, सब लॉकडाउन में घर बैठे हैं। और अभी हाल हो रहे हैं वो फंगस का माहौल चल रहा है। इधर तो फंगस का माहौल है, उधर तूफान ने अलग ही धूम मचा रखी है। आपको पता है ताउते चक्रवात आया और ताउते चक्रवात ने अपनी धूम मचा दी। उसके बाद आ रहा है बंगाल की खाड़ी से यस तूफान, जो कि ताउते से भी ज़्यादा गंभीर होने वाला है। और जो ताउते की स्पीड थी 175 किलोमीटर पर आवर। इसके अलावा जो यस तूफान आ रहा है, जिसका नाम ओमान के द्वारा रखा गया है, जिसका अर्थ होता है निराशा, ठीक है, उसकी स्पीड बताई जा रही है 185 किलोमीटर पर आवर। जबकि ताउते की कितनी थी, तो ताउते की थी 175 किलोमीटर पर आवर। ये मैंने आपको सारी चीज़ें डिटेल से बता दी। आगे चलते हैं, बात करते हैं इसी में। तो आगे बात करते हैं दोस्तों। तो ये है आपके द्वारा, इसके द्वारा जो फंगल फन होता है, जो इन्फेक्टेड होता है, ये नाखून आपको दिखाई दे रहे होंगे। जो इसके द्वारा इफेक्टेड एरिया होता है, ये कोरोना भाई साहब है, ठीक है भैया। ये चीज़ आप देखिए, ध्यान से देखिए, सच सच बताना किस किस के मुंह में पानी आया,
ये चीज़ जो वस्तु आपको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन पर, ये लगभग 10,000 साल पुराने पृथ्वी पर पाई जाती थी, लेकिन लॉकडाउन चलने के कारण ये क्या हो गई, ये गायब हो गई दोस्तों। और लॉकडाउन खुलने के बाद ये दिखाई देगी, अभी हाल में ये दिखाई नहीं दे रही है, मार्केट में इसका प्रचलन बिल्कुल बंद हो गया है। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका इफेक्ट लॉकडाउन के चलते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको दिखाई दे रहे हैं प्यारे प्यारे, ये भैया चुपचाप बैठे रहो। अब चलते हैं, पढ़ते हैं और चलते हैं आगे क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसका जो क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन है दोस्तों अभी हाल ही में 20 मई 2021 को इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। कहाँ पर, तो 20 मई 2021 को इजराइल और हमास जो है जो इजराइल फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा था दोस्तों, कब से, 10 मई से, इनके बीच में संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। और इसमें किस देश की मध्यस्थता रही है, इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में, जो कि क्लास खत्म होने के बाद इसका कमेंट बॉक्स में आपको देना है जवाब। और मैं चेक करूँगा कि किस किस विद्यार्थी ने इसका जवाब अच्छी तरह दिया है। और जिसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए है, 20 मई 2021 को इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम बन गया है, किस कारण से बना है, किस देश का इसमें मध्यस्थता रही है, तुर्की, मिस्र, ईरान या सऊदी अरब। आपको इसका देना है कमेंट बॉक्स में जवाब। और चलते हैं, हम बात करते हैं आगे। ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, ये आपको मैं बताऊंगा फिर। और ये था दोस्तों, सारी दुनिया कहती है कि हार मान लो, लेकिन दिल फिर से कहता है कि एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। तो आपकी जो मोटिवेशन है वो बना रहना चाहिए। आपकी संघर्ष की कहानी आपको मेहनत के द्वारा लिखनी है, माँ बाप का सपना आपको ही पूरा करना है। और तब तक मेहनत करो जब तक कि तुम्हारा बैंक बैलेंस आपके मोबाइल नंबर के बराबर ना हो जाए। आपको इतनी मेहनत करनी है कि जब तक का आपका बैंक बैलेंस मोबाइल के नंबरों के बराबर 10 डिजिट में ना चला जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, छोटों को प्यार दे, बड़ों का सम्मान करे, अपना व्यक्तित्व ऐसा विकसित करे कि आपके साथ कोई भी महिला रहने में सुरक्षित महसूस करे, जाने में महसूस करे, रहने में सुरक्षित महसूस करे। अपना व्यक्तित्व ऐसा बनाइए, आपका कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। और मैं बताना चाहूँगा, जो आपकी ये क्लास चल रही है डेली मॉर्निंग को 8 बजे चलती है। और आपके लिए ये क्लास रहने वाली है फ़ायदेमंद। यूपीएससी, RAS, बैंक, रेलवे, SSC और जो भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम होते हैं दोस्तों, इनमें ये स्टेट लेवल एग्ज़ाम में ये क्लास बहुत ज़्यादा आपके लिए लाभदायक रहने वाली है। बिल्कुल इग्नोर ना कीजिएगा, आप नोट डाउन करते रहिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा। और जिस भी विद्यार्थी ने सेशन को शेयर नहीं किया, तो आप जल्दी से जल्दी इसको शेयर कर दें और सभी दोस्तों को शेयर कर देना दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना क्वेश्चन का जवाब। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल। आपका मोटिवेशन ऐसा बना रहे, आपका सपोर्ट ऐसा बना रहे। ठीक है दोस्तों।